Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss JEE Main 2020 3rd September आफ्टरनून शिफ्ट के लिए केमिस्ट्री पोर्शन. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हीलियम एग्जिस्ट इन ए कंटेनर इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एटमॉस्फेयर. व्हाट इज टोटल प्रेशर इन द कंटेनर. हमें टोटल प्रेशर कंटेनर में निकालना है जिसमें से ऑप्शन गिवन है 18 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर, 33 एंड 24 एटमॉस्फेयर. अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब उस लॉ में हमें दिया गया है इफ वी हैव इक्वल मोल ऑफ गैसेस देन पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ईच गैस शुड बी सेम. तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो नंबर ऑफ मोल सेम होने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2 एटमॉस्फेयर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज ऑल्सो 2 एटमॉस्फेयर. अब इन तीनों का सम कराएंगे तो हमारे पास में पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 + 2 टोटल 6 एटमॉस्फेयर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 6 एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसंट्रेशन एंड मास परसेंटेज ऑफ 5.6 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन. 0.5, 1.7, 0.25, 1.7, 0.5, 0.7, 0.25 एंड 0.7. ये मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है ऑप्शंस में आपको थोड़ी चेंजेस मिले, बट इट इज करेक्ट. हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम हाइड्रोजन ऑफ क्लास +1. H2O2 से रिलेटेड मॉर्निंग में भी आया था पेपर और अब आफ्टरनून शिफ्ट में भी आया है. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले पेपर होने वाले हैं स्टूडेंट्स उसमें हाइड्रोजन चैप्टर को अच्छे से करके जाए. तो H2O2 सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं. सबसे पहले कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, और मोलैरिटी निकालनी है तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2. तो यहां से ये सीधा हमारे पास में फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5. तो मोलैरिटी की वैल्यू बन गई 0.5 m. अब हम लेते हैं मास परसेंटेज. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज. तो यहां से मैं ले रही हूं मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O2. अब यहां से आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये है 1.5 इज इक्वल टू मास परसेंटेज. डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज ऑल्सो गिवन 34. और इसे अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1.7. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. दो कैलकुलेशन थी बट दोनों ही डायरेक्ट है, सो इट इज इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पर मैग्नेटाइन एंड मैग्नेटाइन. ये हमारे पास में है मैग्नेटाइन और यहां पर ये आ रहा है पर मैग्नेटाइन. इन दोनों के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. बोथ आयंस आर पैरामैग्नेटिक. MnO4-2 is green in color, MnO4-1 is purple in color. Both ions have tetrahedral shape. In both ions Mn form d pi p pi bond with oxygen. तो सबसे पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटाइन O-2 एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पर मैग्नेटाइन. ये हमारे पास में दोनों का स्ट्रक्चर. बोथ आयंस आर पैरामैग्नेटिक. अगर हम मैग्नेट आयन में निकालते हैं तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास में +6 और ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक. और अगर हम यहां पर निकालते हैं तो मैग्नेट आयन के लिए आती है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें ये बन जाएगा डायामैग्नेटिक. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है. उसके बाद हम सेकंड देखते हैं. मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर. यस, ये ग्रीन होता है कलर में. और MnO4- इज पर्पल इन कलर. यस, ये सही स्टेटमेंट है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई. बोथ आयंस हैव टेट्राहेड्रल शेप. ये आपको दिखाई दे रही है, दोनों टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं. इन बोथ आयन मैग्नीज फॉर्म d pi p pi बॉन्ड विद ऑक्सीजन. यस, दोनों में ये जो बाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये d pi p pi जिसमें ऑक्सीजन का p और मैग्नीज का d पार्टिसिपेट कर रहा है. तो ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट है. तो हमारे को पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट का सेट आपको बताना है. इनमें से ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, तो इसमें से हम चूज करते हैं. साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम. बेरिलियम में स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी होता है. बेरिलियम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा.
बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड रेडिली, यस दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड रेडिली। एंड लास्ट में हम देखेंगे बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की ही नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन होकर इस तरह से नाइट्राइड फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर ये बनाएगा बेरिलियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन होकर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दोनों ही बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट का सेट हो जाएगा ए बी सी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। टाइट्रेशन के लिए हमें डिफरेंट ग्राफ दिए गए हैं और सोल्यूशन क्या है, हमने करवाना है HCl को NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट करवाना है। तो हमें दिया गया है ग्राफ बिटवीन pH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH। फर्स्ट ग्राफ कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नॉट हैपन। सेकेंड हमारे पास में है बी ऑप्शन में pH 7 के बाद में सडन चेंज हो रहा है, एकदम से इंक्रीज हो रही है pH की वैल्यू, दिस इज करेक्ट ग्राफ, दिस इज द सिंपलेस्ट ग्राफ जो हम टाइट्रेशन के लिए स्टडी करते हैं। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। सी किस लिए करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज आफ्टर 7 pH देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन pH, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है और ये तो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप सब लोग देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हर शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। VBT CFT के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाएंगे जो भी बच्चे अब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्रिस्टल फील्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, हमें दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, रुथेनियम के लिए और आयरन के लिए। अब हम देखते हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास में कॉन्फिगरेशन कितना आएगा। तो रुथेनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और आयरन के ऊपर भी चार्ज कितना है यहाँ पे, +2। अगर हम कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो रुथेनियम के लिए लास्ट कॉन्फिगरेशन बच जाता है 4d6 इन दिस स्टेट और आयरन के लिए कॉन्फिगरेशन बनेगा 3d6। इसका मतलब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं लिगेंड्स। En रुथेनियम के साथ में बॉन्डेड है En इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, हमारे पास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, T2G में एग्जिस्ट करेंगे। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इट इज वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी कम शो करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो पहले T2G में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, उसके बाद में उससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर देंगे Eg में, और सबसे लास्ट में हमारे पास में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगेन T2G में। तो ये देखिए इस तरह से स्प्लिटिंग होती है, ये हमारे पास में है T2G
और T2G के बाद में ये वाला आ गया हमारे पास में Eg। तो ये मैं आयरन के लिए शो कर रही हूं। जब हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड है तो किस तरह से पेयरिंग होती है। तो वीक फील्ड में क्या करना है आपको, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3 T2G में, उसके बाद में जाएंगे Eg में, और सबसे लास्ट में किस में चले जाएंगे, अगेन T2G में। तो यहां से पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी। पहले एक एक ऑर्बिटल को आपने किससे फिल करवाना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से फिल कराना है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए T2G4 Eg2। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे T2G की कैपेसिटी टोटल 6 है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाएंगे, T2G में। तो T2G 6 और Eg 0 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ये दोनों आंसर्स दिए गए हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 800? First ionization enthalpy is 800, second ionization enthalpy is 900, third ionization enthalpy 925 and fourth ionization enthalpy is 24000 किलोजूल पर मोल। मीन्स ये सारी वैल्यूज आपको अप्रोक्सीमेट दी गई हैं। तो यहाँ से अब हम क्या चेक कर सकते हैं, वैलेंसी कैसे होगी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं। यहाँ से देखिए पहली 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी में गैप बहुत कम है, और जब हम फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ जाते हैं गैप बहुत ज्यादा हो गया है, 100 से थाउजेंड्स में चली गई है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका मतलब फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इजीली रिमूव करवा दिया। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड लार्ज एनर्जी, और इस लार्ज एनर्जी का मतलब यही होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जो भी एलिमेंट गिवन है उसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। तो ऑप्शन बनेगा इसके लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ इन एनी केस L इज इक्वल टू 0 to n+1 फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, क्या होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट नोबल गैस इज 8, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एल्कली मेटल इज 9, कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन इन px और एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। लेट अस चेक। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लीजिए मैंने क्या लिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमने लिया है n इज इक्वल टू 1, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में L की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, L वैल्यूज होंगी 0 to n+1। तो L की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेंगी अब, 0, 1 and 2। और अगर हम इसके लिए लिखेंगे दिस इज S, दिस इज P, दिस इज D, तो हमारे पास कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 1s, 1p, 1d, इतने पॉसिबल हो जाएंगे सब शेल इन फर्स्ट शेल। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास में एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट नोबल गैस इज 8। अब आप देखिए इसको पूरा फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 + 6 + 10। तो हमारे पास में जो फर्स्ट नोबल गैस आनी चाहिए उसके लिए कितने होने टोटल इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एल्कली मेटल इज 9। एल्कली मेटल क्या होंगे, हमारे पास नेक्स्ट अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर तो वो नेक्स्ट शेल में एंटर करेगा इस तरह से, 2s में नेक्स्ट में जाएगा, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाना चाहिए, 19। एल्कली मेटल अगर एग्जिस्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो एल्कली मेटल के लिए, फर्स्ट एल्कली मेटल के लिए हमारे पास में होगा एटॉमिक नंबर 19। सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन इन 2px। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6, और यहाँ पर तो 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है फर्स्ट शेल में, तो सेकंड शेल आने का तो मतलब ही नहीं है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट में देखेंगे एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 हैज हाफ फील्ड वैलेंस शेल। चलिए एटॉमिक नंबर 13 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 13 है, इसके अकॉर्डिंग 1s, 1p, 1d, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला 1s2, उसके बाद में 1p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मुझे 13 फिल करवाने हैं, तो हम आगे क्या लिखेंगे, 1d5, ये आ गया। और अब हमारे पास में डी में क्योंकि 5 सब शेल, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, सभी में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमें दिया गया था, एक इमेजिनरी केस दिया गया है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपके कंप्लीट इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था, जो इस चीज को सोच सकते हैं कि यहाँ पर 1s, 1p, 1d पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर is passed through a dichromate ion for 5 minutes. Then 0.104 gram of chromium ions are formed.
व्हाट इज परसेंटेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमें सेल की निकालनी है। वी आर गिवन एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम एंड क्रोमियम आयन किस तरह से बन रहे हैं उसकी रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2 एम्पियर करंट को अगर हमने 5 मिनट तक पास किया है तो हमें क्रोमियम की टोटल कितनी अमाउंट मिल रही है। तो ये निकालने के लिए हम फेराडेज फर्स्ट रूल यूज करेंगे। फेराडे का फर्स्ट रूल क्या है, अगर हम NF अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं तो 1 मोल का डिपोजिशन होता है। तो N इंटू एफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं 6, तो एक के लिए कितना ऐड हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 96500 कूलम। इतना चार्ज अगर हम पास करते हैं तो 1 मोल का डिपोजिशन होता है और 1 मोल इज इक्वल टू 52 ग्राम फॉर क्रोमियम। अब हमने चार्ज एक्चुअल में पास कितना किया है 2 इंटू 5 इंटू 60 कूलम। देखिए 2 एम्पियर चार्ज को हमने 5 मिनट तक पास किया, तो मैंने इसे सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा टोटल कूलम चार्ज जो हमने इस सोल्यूशन में से पास किया है। तो यहाँ से हमें कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए 52 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.1078, इतने ग्राम हमें मिलना चाहिए अगर हम 2 एम्पियर करंट को 5 मिनट के लिए पास करते हैं। लेकिन हमें कितनी अमाउंट मिल रही है, यहाँ से देखिए 0.104 ग्राम, सिर्फ इतनी अमाउंट मिल रही है। तो इसका मतलब सेल इज नॉट 100% एफिशिएंट। तो सेल की एफिशिएंसी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम सेल की एफिशिएंसी। सेल एफिशिएंसी कितनी बनेगी हमारे पास में, जो हमें गिवन वैल्यू है, गिवन मास ऑफ क्रोमियम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मास जो अभी हमने निकाला है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब हम इसे निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, गिवन मास कितना था 0.104, ऑब्जर्व्ड मास कितना है हमारे पास में 0.1078 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आपके पास में आता है 96.5%। तो इस तरह से हम निकालेंगे सेल एफिशिएंसी। ये था क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हमने फेराडेज फर्स्ट लॉ यूज करके अमाउंट निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH will neutralize 10 ml of 0.1 m phosphonic acid. What is phosphonic acid? Phosphonic acid is another name of phosphorus acid. सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, N1V1 is equal to N2V2। नॉर्मेलिटी हमें दोनों सॉल्यूशंस के लिए गिवन है, इट मींस N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, V1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, N2 की वैल्यू है 0.1N और V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये कितना होगा 10 ml। बिकॉज ये क्वेश्चन नॉर्मेलिटी के लिए है, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ एसिडिटी बेसिसिटी, तो डायरेक्टली आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो कितना आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 और यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 ml। तो दोनों का इक्वल वॉल्यूम ही यूज होगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन A एंड प्रोटीन B, 0.73 gram of protein A is dissolved in 250 ml and 1.65 gram of protein B is dissolved in 1 liter. Then what is the ratio of molar masses of A and B? हमें फाइंड करना है MA डिवाइडेड बाय MB। ये है सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी। I फॉर प्रोटीन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो I का कंसिडरेशन नहीं लेंगे, सीधा आप ले लेते हैं पाई का फॉर्मूला क्या है CRT। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा CART इज इक्वल टू CBRT, R और T ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा CA इज इक्वल टू CB। अब CA की वैल्यू को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है मोस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मोस को भी अगर हम ओपन कर देंगे तो ये मिलेगा आपको WA डिवाइडेड बाय MA डिवाइडेड बाय VA। तो ये मिला आपको CA की तरफ, और CB के लिए निकालेंगे तो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू VB। यहाँ से हमें रेशो क्या लेना है MA डिवाइडेड बाय MB, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन में मिल जाएगा WA मल्टीप्लाइड बाय VB डिवाइडेड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय VA। इन सब की वैल्यूज हमें गिवन है, तो हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। WA इज 0.73 डिवाइडेड बाय WB इज 1.65, VB की जगह वैल्यू लिखनी है 1 लीटर, तो 1 लीटर को आप क्या करो, या तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर दो और या दूसरी वैल्यू को मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर देंगे, बिकॉज ऊपर नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म, और ये आ जाएगा हमारे पास 250।
और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये रेशो हमें मिल जाएगा MA डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू 1.77. दिस इज योर आंसर. Next question is 6.022 into 10^22 molecules of compound X has mass equal to 10 gram. What is molarity of the solution containing 5 gram in 2 liter? Combined question of mole concept and molarity. सोल्यूशन चैप्टर कह सकते हैं आप. पहले हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ एक्स. मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन क्या है 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स हैज मास इक्वल टू 10 ग्राम. तो हम निकालेंगे 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स के लिए बिकॉज दे रिप्रेजेंट 1 मोल. तो इनके लिए मास कितना आ जाएगा, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^22 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10^23 और यहां से हमारा मास निकल के आ जाएगा 100 ग्राम. एक्स के लिए मोलर मास है 100 ग्राम. अब सेकेंड पार्ट में हमें मोलैरिटी निकालना है. मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें गिवन है लीटर्स में, हम यही वॉल्यूम एज इट इज यूज करेंगे और मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो हमें मास गिवन है 5 ग्राम, तो हम कैसे लिखेंगे मोल्स आर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. दिस इज वॉल्यूम. तो यहां से आपने सॉल्व करना है इसे. ये बन जाएगा हमारे पास 1/40. ये आ गई आपकी मोलैरिटी की वैल्यू. दिस इज योर आंसर. Coming on to next question, which of the following statements are incorrect for acid rain? Acid rain के लिए incorrect statement बतानी है. First statement क्या है, it corrodes water pipes. तो ये तो correct statement है. It is not harmful for trees and plants. Yes, it is harmful. तो ये statement हमारे पास में हो गई incorrect. It does not cause breathing problem. It causes breathing problem. तो इसका मतलब ये भी incorrect statement है. लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इट डैमेजेस बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल. यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये डैमेज करता है जहां पर भी स्टोन या मेटल से बनी हुई बिल्डिंग होती है उनमें कोरोजन हो जाता है. मथुरा में बहुत सारी रिफाइनरीज या फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन है और वहां पे एसिड रेन होती है जिससे ताजमहल जैसी बिल्डिंग को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. तो उसके आसपास की सारी फैक्ट्रीज को बंद किया गया है. अब हम देखते हैं कि हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में कौन कौन सी आ गई, बी एंड सी. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और इनके अंदर आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस सीक्वेंस में होगी ये देखना है. हमारे पास में कंपाउंड कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CHO. सेकेंड इज बेंजल्डिहाइड. 2 तो एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है हमें और 2 हमारे पास में है कीटोन, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन. ये है प्रोपेनॉन और उसके बाद में हम ले लेते हैं ब्यूटेनॉन. तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस सीक्वेंस में देंगे ये हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसे है. हमारे पास ये रहेगा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप और इसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर. तो जिस कंपाउंड में कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीली हो जाएगी. अब हम इन चारों में कंपेयर करते हैं. अब हम पहले देखते हैं एल्डिहाइड के लिए. तो एल्डिहाइड में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH. यहाँ पर पहले तो यही शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव, लेकिन R अपने प्लस आई की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देगा. अब हम कीटोन की बात करते हैं. तो कीटोन में दोनों तरफ ही R ग्रुप प्रेजेंट है. R ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे और दोनों R अपने प्लस आई की वजह से क्या करेंगे, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे. तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंपनसेट होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड. तो कीटोन्स आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्डिहाइड. पहला तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब हमारे पास में 2 एल्डिहाइड है. इन दोनों एल्डिहाइड में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम देखते हैं इन ग्रुप्स के ऊपर. ये हमारे पास में है एलिफेटिक प्रोपेनॉल और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है. बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस होगा. रेजोनेंस की वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या रहेगा, एडिशन प्रोपेनॉल में इजी रहेगा. उसके बाद में हम कंपेयर करते हैं 2 कीटोन्स को. कीटोन्स हमारे पास में है
एक के अंदर स्मॉलर आर ग्रुप है और एक के अंदर बड़ा आर ग्रुप आ गया, तो हमारे पास में स्मॉलर आर वाले के लिए ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी, और बड़े आर ग्रुप के लिए कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्डिहाइड एंड COH ग्रुप, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरी बार पैरा पोजीशन पे। इनके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। B is less water soluble than A, B is more crystalline than A, B has more boiling point than A, और हमें बतानी है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। अब हम चेक करते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को। फर्स्ट A मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास में है ऑर्थो, और जब भी ऑर्थो कंपाउंड होंगे इनके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग हो सकेगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। सेकेंड कंपाउंड है ये पैरा पोजीशन पे, दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसमें जो B होगा दिस इज पैरा कंपाउंड एंड इट विल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम इनके बेसिस पे चेक करते हैं तीनों स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, B इज लेस वाटर सोल्यूबल देन A, B has इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बनानी है, चाहे वो सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल हो चाहे वाटर के साथ। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू व्हेन इट इज शोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब B शुड बी मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, B इज मोर क्रिस्टलाइन देन A, B मोर क्रिस्टलाइन है एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिट्री। पैरा कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिमिट्री होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक्ड है तो हम कहेंगे कि दे आर मोर क्रिस्टलाइन। थर्ड स्टेटमेंट, B हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन A, B में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर है तो टू मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे से फ्री होने के लिए, या ये हम कहेंगे कि जब वो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ए में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक मॉलिक्यूल आपस में ही अटैच्ड है, उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन बहुत कम है, तो इसकी वजह से ए के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू काफी कम होगी। तो बी और सी ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास में करेक्ट। तो अब हम अपना ऑप्शन चूज करते हैं, तो यहां से हम देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास में एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल और इसके ऊपर हम टर्ट ब्यूटॉक्साइड इसका अटैक करवाते हैं और साथ में करवा रहे हैं हीटिंग, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फाइंड द प्रोडक्ट इन अबव रिएक्शन। देखिए प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, हम इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमें हैलाइड दिया गया है। अब हमारे पास में दो चॉइसेस हैं, या तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो या यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिमूव हो। एक्स ने रिमूव होना ही होना है। यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होना है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होगा ये हमें चूज करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अटैकिंग बेस। अटैकिंग बेस अगर बल्कि होता है तो हमें सेटजेफ की बजाय हॉफमैन प्रोडक्ट मिलते हैं, मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड। और इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाने का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम इस H को रिमूव करवाएं। अगर हम इस H को रिमूव करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिस मस्ट बी प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज मैच द कॉलम। ये आया है फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हर शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए नेक्स्ट जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं उन स्टूडेंट से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से सारी स्ट्रक्चर और इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करके जाएं। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्लोरमफेनिकोल, रेंट्रिडीन, फिनाल्जीन, मॉर्फिन, और सेकेंड में कॉलम में हमारे पास में है एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी डिप्रेसेंट। हमें मैचिंग करनी है। तो क्लोरमफेनिकोल क्या है हमारे पास में, क्लोरमफेनिकोल इज एंटीबायोटिक, तो ए की मैचिंग किसके साथ में हो जाएगी, 3। दूसरा है रेंट्रिडीन, इट इज एंटीहिस्टामिन, बी के लिए मैच बनेगा 2nd। फिनाल्जीन, फिनाल्जीन इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो सी का मैचिंग बनेगा 5। और अब हमारे पास रह गया है मॉर्फिन, मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक, तो डी के लिए मैच बना 4। तो ये जो भी ऑप्शन ना होगा दिस वुड बी
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO बॉन्ड इन द फॉलोइंग पेप्टाइड चेंज। इस पेप्टाइड चेन में क्या क्या प्रेजेंट है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड लाइसिन। तो बनाते हैं हम सबका स्ट्रक्चर। सबसे पहले एस्पार्टिक एसिड, तो ये है एस्पार्टिक एसिड के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास। इसके बाद में नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेते हैं ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये बन गया ग्लाइसिन। और उसके बाद में हमने लेना है तीसरा लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बनेगा लाइसिन का स्ट्रक्चर, दिस इज लाइसिन, CH2 NH2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से बनेगा? ये बन गया एक पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ से ये सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। तो अब आप ये देखते हैं रिमेनिंग मॉलिक्यूल में कितने बच जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में चेन कैसे बनेगी। चेन बनाने के लिए हमने यही सेम मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं और बीच में ये हम दिखा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बन गई हमारे पास पेप्टाइड चेन, ये बना सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम इस मॉलिक्यूल में चेक करेंगे टोटल CO बॉन्ड कितने हैं। तो अब आप यहां से देखिए टोटल काउंट करके कितने CO बॉन्ड बच गए हैं। अब यहां पर हमारे पास 1 2 3 and 4, we have total 4 C double bond O in this molecule, so this is our answer. Coming on to next question, इस क्वेश्चन में ये एक ऑर्गेनिक कन्वर्जन दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास में है A ने CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस पे दिया है B। उसके बाद में कंसंट्रेटेड शावर के साथ में हीट कराने पे मिला है C, और उसके बाद ओजोनोलाइसिस पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं D एंड D, और इनको अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से हमें एक बार मिला फिनाइल रिंग पर COK, फिनाइल रिंग पर CH2OH मीन्स बेंजाइल अल्कोहल, और इधर से ये हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब हम इस सीक्वेंस में क्या फाइंड करने वाले हैं, ए क्या होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को करने का सबसे इजी मेथड होगा, आप बैक साइड से चलिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही रिएक्शन बेसिस की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ पे फिनाइल रिंग है तो 100% डी में हमारे पास में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई फिनाइल रिंग, और ई ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल दिए हैं, इट मींस इट इज एल्डोल रिएक्शन। और यहाँ पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि बेस की प्रेजेंस में अगर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल प्रोडक्ट और कैनिजारो रिएक्शन ये दोनों ही हमें एल्डिहाइड कीटोन से मिलती है, तो यहाँ पर दोनों में दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप हमें किससे मिलते हैं, एल्कीन से, तो C मस्ट बी एन एल्कीन। एल्कीन किसके हाइड्रोलिसिस पे मिलती है, हम यहां से हम लिख सकते हैं इट मस्ट बी अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हमारे पास में सबसे स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अल्कोहल हमें किससे मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से, तो इसका मतलब इट मस्ट बी ए कार्बोनिल ग्रुप। तो क्योंकि हमारे पास में फिनाइल रिंग है तो मैं अब इसे स्टार्ट कर रही हूं फिनाइल रिंग के ऊपर, और यहां पर भी हमारे पास देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारे पास में 5 कार्बन है, फिनाइल रूम के ऊपर साथ में यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो इसका मतलब कम से कम यहाँ पर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम एक बार इस मॉलिक्यूल से स्टार्ट करके देखते हैं हमारी ये कन्वर्जन कंप्लीट होती है या नहीं। ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आप किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इससे हमें क्या मिल जाते हैं, बिकॉज इट इज कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप से हमें क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। तो यहां से हमें मिल गया ये टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल को हमने किसके साथ में रिएक्शन कराई है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करवाया है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करवाते हैं मीन्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करवाने पर होता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में हमें चाहिए मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में हाइड्रोजन जानी चाहिए इस पॉइंट से,
तो ये हमें मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा दिस एल्कीन। ये मिला हमें C। अब यहां से हम मार्क करते जाते हैं, इट मस्ट बी A, दिस मस्ट बी B एंड दिस मस्ट बी C। अब हमें C का क्या करवाना है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके दोनों जगह OO आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोनों जगह अगर हम O लगाते हैं तो यहां से क्या बन गया, एक तो मिला बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल और दूसरा हमें मिल जाएगा CH3 CHO मॉलिक्यूल। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि CH3 CHO मॉलिक्यूल है, ये हमें क्या दे सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और दूसरा जो हमारे पास में मॉलिक्यूल बचा है बेंजल्डिहाइड, बिकॉज इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होती तो ये क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो इसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वन इज अल्कोहल एंड सेकंड इज एसिड। तो ये दोनों प्रोडक्ट मिले हैं और ये हमें यहां से मिल गया इसका एल्डोल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम जो सीक्वेंस कर रहे थे इट वाज करेक्ट। यहां से ये प्रोडक्ट होगा हमारा D और यहां से एसिटाल्डिहाइड के लिए हम लिख सकते हैं इट मस्ट बी E। तो ये है आपके पास में इस पूरी कन्वर्जन का सॉल्यूशन। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कौन सबसे इजीली देगा, या सभी कंपाउंड्स के लिए हमने ऑर्डर बनाना है। अब हम चेक करते हैं सभी कंपाउंड्स के लिए। सबसे पहले तो SN2 मैकेनिज्म में, आप मैकेनिज्म में देखिए इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनती है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए हम चेक करते हैं किसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब हमारे पास में फर्स्ट 3 जो पार्ट दिए हुए हैं 1, 2 और 3, इन तीनों कंपाउंड्स में NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन तीनों में ही SN2 मैकेनिज्म जल्दी से शो होगा एज कंपेयर टू लास्ट वन। तो ये तो लीस्ट रिएक्टिव रहेगा क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर 2 को तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब 3 ऑप्शंस में नंबर 4 सबसे लास्ट में है। चलो अब बाकी के हम जितने भी हमें कंपाउंड दिए गए हैं उनको चेक करते हैं। इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट हमें चेक करना है। इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ये NO2 कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये -I। लेकिन ये वाला NO2 इसके साथ पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये शो करेगा -M इफेक्ट। सेकेंड कंपाउंड में देखते हैं तो सेकेंड कंपाउंड में CH2Cl के विद रिस्पेक्ट ये दोनों ही नाइट्रो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसलिए दोनों सिर्फ -I इफेक्ट देंगे। थर्ड कंपाउंड में चेक करते हैं तो CH2Cl के विद रिस्पेक्ट ये तो -I इफेक्ट ही देगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन। अब हम इस NO2 की बात करते हैं तो ये NO2 भी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ -I इफेक्ट देगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब हम चेक करते हैं कि इनमें ऑर्डर क्या बन जाएगा। -I और -M में से -M डोमिनेटिंग है तो -M डोमिनेटिंग होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, SN2 के लिए, फर्स्ट कंपाउंड की। तो अब ये वाला ऑप्शन भी हम खत्म कर सकते हैं। तो 2 में हमें दिया हुआ है फर्स्ट कंपाउंड मैक्सिमम रिएक्टिविटी के लिए। अब हम सेकंड और थर्ड में कंपेयर करते हैं। सेकंड और थर्ड में आप देखिए जो भी हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने ये बना दिया CH2Cl, इसके ऊपर जो भी ग्रुप प्रेजेंट है वो सिर्फ -I इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो -I इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो अगर हम -I के बेसिस पे देखें तो इन दोनों में से थर्ड और सेकंड ऑप्शन में से देखिए NO2 ग्रुप पास में किसके हैं, थर्ड ग्रुप में। तो इसलिए थर्ड के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर C। सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट कंपाउंड रिएक्टिव, देन थर्ड, उसके बाद हम लेंगे सेकंड और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ कंपाउंड। ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर 3rd सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट। आई होप आपको सारे ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4th सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।